जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 10 दिसंबर यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 5 महीने एंड 27 डेज आर लेफ्ट। मुद्दा यह है कि कल गुरुवार यानी 9 दिसंबर और आज यानी शुक्रवार 10 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस में यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ें क्या थी। समाचारों में एक तो इकोनॉमी और उसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, फिर बोल रहे हैं कि यूपीआई की अंदर ऑन डिवाइस वॉलेट सिस्टम लगाएंगे, पेटीएम को शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया जाए। ये सब क्या है हम एक एक करके समझेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस में समाचारों में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ। सार्क को वापस रिवाइव करना है ऐसा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। डेमोक्रेसी की एक समिट जो बिडेन ने करवाई। फिर कुछ साइंस टेक के समाचार। सो वन बाय वन वी विल सी दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉनेटरी पॉलिसी। आप में से जो लोग मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं या वो लोग जिन्होंने अनअकैडमी प्लस पर मेरा फुल लेंथ प्रोग्राम ज्वाइन किया है, उन्हें तो ये सब पता ही है, लेकिन फिर उनका वापस रिवीजन हो जाए इसलिए। और जो लोग इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनको परिचय इंट्रोडक्शन मिल जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और ये लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है तो वो कहना क्या चाहती है। सो क्विकली वी विल लुक एट द इशूज़। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजल पॉलिसी, ये दो शब्द क्या होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक बनाए, मौद्रिक नीति, उसमें ये सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, वो सब आएगा। सरकार जो बनाए उसे हम कहते हैं फिजल पॉलिसी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाए फिजल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। उसमें क्या आएगा? टैक्सेशन, सब्सिडी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सरकारी कंपनियों के शेयर्स प्राइवेट पार्टी को बेचने की शुरुआत हो, वो सब। तो सरकार अपनी तरफ से फिजल पॉलिसी बनाए और ये कैसे बनाते हैं? बजट में सब डेटा और प्रपोजल्स डाले जाते हैं। फेब्रुआरी महीने में बजट आएगा और उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है। वो भी सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाते हैं, जहाँ पर सब डेटा दिया जाता है और फ्यूचर के लिए सजेशन दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंस मिनिस्ट्री की फिजल पॉलिसी, इसका उद्देश्य क्या है? सेविंग्स, जनता की बचत बढ़े, वो सारा बचत का पैसा इन्वेस्टमेंट में आए, भारत के लोगों का भी, विदेशी लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट करें। जीडीपी यानी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कुल मिलाकर जितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है पूरे साल में, उसमें और हर साल बढ़ोतरी होती रहे। बेरोजगारी कम हो, महंगाई काबू में रहे। करेंसी एक्सचेंज रेट कि $1 इक्वल 75 रुपी या 80 रुपी, जो भी वो स्टेबल रहे, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। इसके लिए वो दोनों काम करते हैं। अपना मुद्दा है कि मॉनेटरी पॉलिसी हर 2-2 महीने पर वो अपडेट की जाती है। तो अभी दिसंबर में अपडेट हुई, इसलिए चर्चा में। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें दो टाइप के टूल होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसमें आएगा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट वगैरह, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल, जिसमें ये मॉरल सुएशन, लोन टू वैल्यू, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स वगैरह आएगा। खास और प्रमुख या मेन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है रेपो रेट। तो ये चीज़ क्या है? आरबीआई, उसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म। उसके अंदर अलग अलग विंडो होते हैं। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो ऐसा कि वहाँ से अलग अलग बैंक वाले शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कर्ज में रिजर्व बैंक से ले सके। फिर एक विंडो होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ, और उसका रेपो रेट। वो ऐसा है कि आरबीआई के सभी क्लाइंट्स, बैंक, नॉन बैंक, सभी, वो शॉर्ट टर्म, लघु अवधि के लिए रिजर्व बैंक से पैसा उधारी में ले सके, कर्ज में ले सके, और सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखे जाते हैं, जो महंगे दाम पर वो रीपरचेज करेंगे। ऐसी पूरी सिस्टम वो चलती है। और फिर होता है एलएएफ, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ऐसा है कि आरबीआई के सभी क्लाइंट, उनके पास जो सरप्लस पैसा है, अतिरिक्त पैसा, वो रिजर्व बैंक में डिपॉजिट करे और रिजर्व बैंक उनको ब्याज में, जैसे हम सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, हम ब्याज कमाते हैं, उसी तरह रिजर्व बैंक अपने क्लाइंट्स को पैसा दे। आपको सिस्टम ऐसा नहीं कि वो डिपॉजिट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेंगे, वापस खरीदेंगे, उस हिसाब से पूरी सिस्टम चलती है। लेकिन अपने एमसीक्यू के लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया मेन टूल इज रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या रहा? शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व बैंक अपने क्लाइंट्स को जो लोन में पैसा दे रहा है, एक ज़माने में 6% के आसपास वो ब्याज मांगता था। धीरे धीरे उसके कम करते करते कोरोना से शुरू किया तो 4% पे ही चल रहा है। फ्रॉम दिस 2020 कंटिन्यूसली 2-2 महीने पर वो पॉलिसी अपडेट तो करते हैं, लेकिन रेपो रेट 4% पे रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि सस्ते लोन मिले और उससे लोग ज़्यादा शॉपिंग करें और इकोनॉमी वापस ग्रो कर सके। तो रेपो रेट कितना होता है? 4%।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब सिर्फ बैंक वाले रिजर्व बैंक से पैसा कर्ज ले सके शॉर्ट टर्म के लिए इमरजेंसी, तो वो होता है जो भी रेपो रेट है उसके ऊपर 0.25% एक्स्ट्रा, तो 4.25%। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्लाइंट्स अपना सरप्लस पैसा रिजर्व बैंक में जो पार्क करते हैं ब्याज कमाने के लिए, वो कितना होता है 4% माइनस 0.65%, तो जवाब है 3.35%। तो ये सब चीज़ें पहले जैसी सेम टू सेम ही है, 2 महीने पहले जो सीन था अभी भी वही है। अब एक कंसेप्ट होता है कॉरिडोर विड्थ, यानी ये कुल मिलाकर डिस्टेंस कितना है। तो रेपो रेट के ऊपर 0.25 और नीचे माइनस 0.65, तो कुल मिलाकर कितना 0.90 या 90 बेसिस पॉइंट। एक परसेंटेज में होते हैं 100 बेसिस पॉइंट, तो 0.90 में कितना होगा 90 बेसिस पॉइंट, उतना ये अंतर है, उसे कहते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। तो ये भी सेम टू सेम है जैसा अब 2 महीने पहले होगा। अब ये जो सब बनाते हैं उसका कोई आधार है कि नहीं, कानूनन आधार है। आरबीआई एक्ट में 2016 में सरकार ने कुछ सुधार किए थे। वो ऐसा था कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा, महंगाई काबू में रखनी है। कितनी काबू में रखनी है, तो महंगाई 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब सब कुछ एकदम सस्ता भी नहीं होना चाहिए कि प्याज टमाटर 2-2 1-1 रुपये में मिले। कस्टमर के रूप में आपको मज़ा आ सकता है, अच्छा प्याज टमाटर 2-2 रुपये का, लेकिन फिर किसान का नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो मजदूरों को नौकरी से निकाल दे, खुद भी खेती बाड़ी करना छोड़ दे, तो भविष्य में सोचो फूड शॉर्टेज हो जाए, वो हम नहीं चाहते। इसलिए महंगाई 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ 6% से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सब चीज़ें महंगी हो गई तो आप समझ सकते हैं कि इट विल पुट हार्डशिप ऑन द कस्टमर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4% इन्फ्लेशन और उससे 2% कम भी नहीं और 2% ज़्यादा भी नहीं, मतलब 6% से ज़्यादा भी नहीं, तो 4 ± 2% ऐसी रेंज में रखना है। अब ये जो हम कहते हैं 4% 6%, ये कैसे पता चले हमें कितनी महंगाई है। उसके लिए हर महीने एनएसओ नाम की एक संस्था जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नीचे काम करती है, वो लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऐसा रिलीज करते हैं। वो कुल मिलाकर बात ऐसी है, आसान भाषा में समझाना हो तो सपोज एक बास्केट में हमने ये सब ब्रेड बटर ऑनियन टोमेटो मिल्क ये सब रखा हो, और ये बास्केट खरीदने का खर्चा 2012 में आ रहा हो 100 रुपये, और फिर आप हर महीने बाजार में जाके पूछो दुकानदार को क्या प्राइस है और एक्सेल फाइल अपडेट करते रहो, तो हर साल स्वाभाविक है पहले से महंगा होते रहेगा। तब ऐसा करते करते मान लीजिए 2019 दिसंबर में जवाब आए कि 140 रुपीज़ है, तो हमने ये देखना है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर ये कितना ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो कंपेयर टू लास्ट ईयर क्या होगा, 2019 दिसंबर से एक साल पहले मतलब 2018 दिसंबर, तो उस वक्त मान लीजिए प्राइस हो 137 और अब बढ़ के हो गया 140, तो 137 के मुकाबले 140 कितना ज़्यादा है। वो जैसे हम प्रॉफिट लॉस फाइंड करते हैं ऐसा ही परसेंटेज, 140 - 137 डिवाइड बाई 137 टाइम्स 100, तो जवाब आए करीब 2.18%। तो हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2.18% है, उसका मतलब क्या, पिछले साल उसी महीने के मुकाबले महंगाई 2% बढ़ गई है। और हमने क्या पढ़ा कि इस चीज़ को 2 to 6% रेंज में कंट्रोल में रखना है, ये होगी रिजर्व बैंक की फर्स्ट प्रायोरिटी। और जब ये रेंज में इन्फ्लेशन काबू में रहे तो रिजर्व बैंक की दूसरी प्रायोरिटी होती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को और बेहतर किया जाए, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्शन इन इंडिया शुड इंक्रीज। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, लोन सस्ते होने चाहिए ताकि बिजनेसमैन को लोन मिले, वो नए नए फैक्ट्री एक्सपांशन करे, रॉ मटेरियल खरीदे, सस्ते लोन ग्राहकों को मिले, नई नई गाड़ियाँ खरीदे जिससे गाड़ियों का डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, वो सब काम करे। सो दीज आर द प्रायोरिटीज़ ऑफ रिजर्व बैंक। और उसके लिए वो एवरी 2 मंथ बाय मंथली बेसिस पर मिलते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जहाँ पर डिसीजन लेके वो तय करते हैं रेपो रेट क्या होना चाहिए। इसमें आरबीआई साइड के 3 लोग होते हैं और सरकार की साइड से 3 लोग होते हैं, तो 6 मेंबर कमेटी महंगाई को काबू में रखेंगे, और महंगाई काबू में रखे उसके बाद जीडीपी में बढ़ोतरी की कोशिश करेंगे। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मैंने आपको बताया 2% से कम भी इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, मतलब प्याज इतने भी सस्ते ना हो जाए कि 5 रुपये हो, और 6% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब सपोज ऐसा कि 150 रुपया बहुत महंगा सब हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही। तो इन दोनों के बीच में काबू में रखने के लिए रेपो रेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वो ऐसा कि अगर सब चीज़ें बहुत सस्ती होने लगे और हम उसे सस्ता होने से रोकना चाहते हैं प्याज को या कुछ भी, देन वी शुड रिड्यूस द रेपो रेट। लोन सस्ते करो ताकि जनता दे दनादन शॉपिंग करे, ताकि डिमांड बढ़े, ताकि उस चीज़ का प्राइस बढ़े, तो वापस वो जो गिर रहा है वो प्राइस काबू में आ जाए। मान लीजिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, मान लीजिए ऑनियन सेलिंग फॉर 150 रुपीज़ पर किलो,
तो क्या करना चाहिए, रेपो रेट को इंक्रीज़ करो ताकि लोन महंगे हो जाएं, और लोन महंगे हो जाएं तो लोग शॉपिंग कम करें, स्विगी जोमेटो से खाना कम मंगवाए, या फिर कि लोग जो गाड़ियाँ खरीदने वाले हैं वो कम खरीदें, तो गाड़ी की कंपनी वाला मज़दूरों को नौकरी से निकाल दे और वो मज़दूर फिर प्याज कम खाएं, तो प्याज की डिमांड कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए तो उसका प्राइस कम हो जाए, सस्ता हो जाए वो। ऑफकोर्स रियल लाइफ में ऐसा सब होगा नहीं, बट दिस इज़ फॉर एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू के लिए। अब आपको प्रश्न हो इसमें, रिजर्व बैंक अगर लोन सस्ता करे तो अपने लोन कैसे सस्ते होंगे? समझते हैं। कोई भी धंधे में आप कुछ प्रोडक्शन करें, ब्रेड बटर बिस्किट, तो आपका कॉस्ट प्राइस होगा कि आपने गेहूं खरीदा, वर्कर को सैलरी दी, उस पर आप कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे एंड देन यू विल सेल इट, वो होगा आपका सेलिंग प्राइस। उसी तरह बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, बैंक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? उसने रेपो में जो लोन लिया है या जनता से डिपॉजिट में पैसा लिया है जिस पर उसने प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करना है, फिर उस पर उसे प्रॉफिट चाहिए, और फिर वो होगा उसका लोन इंटरेस्ट रेट। उस ब्याज पर वो ग्राहकों को एक कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन देगा। अब ये जो फॉर्मूला होती है, बैंक का कॉस्ट प्राइस प्लस स्प्रेड या प्रॉफिट इक्वल्स लोन इंटरेस्ट रेट, वो कैलकुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ने बहुत सारी अलग अलग फार्मूला दी थी। बेस रेट सिस्टम था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट था, और लेटेस्ट जो अभी चला है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क। एक्सटर्नल बेंचमार्क वो ऐसा है कि बैंक वाले कोई एक बेंचमार्क पकड़ ले, मतलब एक्सिस बैंक, एसबीआई वगैरह की रेपो रेट इज़ अवर बेंचमार्क, तो अभी रेपो रेट कितना, 4%। उस पर वो ऐड करेंगे अपना स्प्रेड या मार्जिन या प्रॉफिट, कि हमको जो धंधा करें 10% प्रॉफिट चाहिए, तो क्या होगा 4 + 10 14%। उस पर वो ऐड करेंगे रिस्क प्रीमियम, मतलब किसी को हम जो लोन दे रहे हैं उस पर जोखिम कितना है। जैसे कि बाइक लोन दिया जाए, उसमें होम लोन से ज़्यादा जोखिम होता है क्योंकि वो वाले लोन वापस नहीं करते, बाबू सोना टाइप वो भाग जाते हैं, सो रिस्क इज़ मोर, तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा मांगे। या फिर कि बोरोवर कौन है, सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ज़्यादा गारंटी रहती है कि वो वापस करेगा लोन, और सामने कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जो यूट्यूब वीडियो बनाता है, कभी उसकी चैनल चलती है कभी नहीं चलती है, तो वो लोन वापस ना भी कर पाए, तो उसमें रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है, तो उस पर ज़्यादा वो मांग सकते हैं, 2% 4% ऐसा। एंड फाइनली जो भी जवाब आए वो होगा लोन इंटरेस्ट रेट, तो उस हिसाब से मान लीजिए 18% 20% जो भी कार लोन, होम लोन, स्मॉल बिजनेस लोन हो सकता है। और बैंक वाले ने ये जो अपना फॉर्मूला होगा उसमें हर 3-3 महीने पर डेटा अपडेट करना होगा, और मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी हर 2-2 महीने पर अपडेट होती है। तो मान लीजिए एक महीना, दूसरा महीना, यहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट को सस्ता या महंगा किया, तो 3-3 महीने पर तो ये लोग अपने फॉर्मूला में डालेंगे ना, तो अल्टीमेटली इट विल रिफ्लेक्ट कि ब्याज दर नीचे सस्ते या महंगे हो जाएंगे। एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन द न्यू लोन्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग लोन्स, जिन्होंने पहले भी लोन लिया उनको भी, और जो भविष्य में लोन ले उनको भी, उस हिसाब से 3-3 महीने पर असर दिखे। तो आजकल ट्रेंड मैंने आपको बताया क्या चलता है, रेपो रेट 4% पे उन्होंने रखा है। क्यों रखा है? ताकि लोन सस्ते रहें और लोगों को सब वापस इकोनॉमी रिवाइव करने में मदद मिले। ये जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उसमें एक और चीज़ वो अनाउंस करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टांस या रुख या रवैया। सपोज आरबीआई मीटिंग के बाद ऐसा कहे कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट अ कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टांस, उसका मतलब ये है कि 2 महीने बाद जब वापस हमारी मीटिंग होगी उस वक्त हम रेपो रेट का क्या करने वाले। अगर वो बोल के जाए कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, तो उसका मतलब ये है कि सपोज अभी रेपो रेट हो 4%, तो 2 महीने बाद हो सकता है कि वो इंक्रीज कर दे 5% हो जाए, या फिर कि उसको सेम टू सेम रखे यानी 4% ही रखे, एक बात होगी। यूजुअली जब महंगाई होती है तो आरबीआई अपना स्टांस रखती है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। फिर हो सकता है न्यूट्रल स्टांस की, जहाँ पर रेपो रेट इंक्रीज भी करे, सेम टू सेम रखे, या डिक्रीज भी करे 2 महीने बाद, ऐसा अगर उनका प्लान हो तो कहेंगे न्यूट्रल स्टांस है। और तीसरा होता है अकोमोडेटिव स्टांस। अगर आरबीआई दिसंबर में ऐसा बोले कि हमारा स्टांस अकोमोडेटिव है और अभी रेपो रेट है 4%, इसका मतलब क्या, 2 महीने बाद जब फेब्रुआरी 2022 में वो मिलेंगे तो क्या करेंगे, दो बात हो सकती है, 4 का 4 ही रखें, या फिर उसको कम भी कर सकते हैं कि 4 का 3% हो जाए, बट दे विल नॉट इंक्रीज इट, ज़्यादा तो नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसी जो चीज़ हो उसको हम कहें अकोमोडेटिव स्टांस। सामान्य रूप से जब डिफ्लेशन, बहुत सब चीज़ें सस्ती हो गई हो, उससे लड़ने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, या फिर कि जीडीपी में और वृद्धि करनी हो उसके लिए लोन सस्ते होने चाहिए तो वो अकोमोडेटिव स्टांस रख सकते हैं। अभी काफ़ी समय से अकोमोडेटिव स्टांस चल रहा है,
आरबीआई के अंदर जो 6 मेंबर होते हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ देम आर अग्रीइंग टू दिस की बराबर ये ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि एक आध मेंबर है उनको लगता है ये ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही तो हमने रेपो रेट बढ़ाना चाहिए वगैरह। देखिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई मैंने आपको बताया 2% से कम भी नहीं और 6% से ज़्यादा भी नहीं। असल ज़िंदगी में क्या हो रहा है देखो, अगस्त 2020, सितंबर 2020 और ये ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये परसेंटेज हम देखें तो ये 6.5, 7.5। अब हमने अभी तो पढ़ा कि महंगाई 6% से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तो ये ऐसा क्यों, ये तो ऊपर चल रहा है तो आरबीआई कुछ कर क्यों नहीं रही। मित्रों आरबीआई का फेलियर तब माना जाता है अगर 9 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली 5, 6, 7, 8, 9 महीने तक कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन 2 to 6% रेंज के बाहर रहे तो ही उनकी फेलियर मानी जाती है। तो उसका गेम प्लान क्या होगा, अच्छा अभी होता है फिर बाद में देखेंगे जब 9 मंथ्स की नज़दीक आ जाए वो तो वापस से कुछ करेंगे ताकि थोड़ा नीचे आ जाए और काउंटर रीसेट हो जाए। सो एज ए रिजल्ट दे आर कीपिंग रेपो रेट अनचेंज एट 4% क्योंकि पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए सस्ते लोन रखना जरूरी है और उस हिसाब से ये एमएसएफ रेट, बैंक रेट वो सब 4.25 पे चलते हैं और रिवर्स रेपो रेट कितना चलता है 3.35%। ये काफ़ी समय से ऐसा ही चल रहा है। तो हमने देखा ये मॉनेटरी पॉलिसी हर 2-2 महीने पे मिलती है और क्या करती है। दिसंबर में देखा, वापस कब देखेंगे, फरवरी 2022 में मिलेंगे तो वापस देखेंगे। ये जो कमेटी है जिसमें 6 मेंबर है, आरबीआई के 3 और सरकार के 3, ये लोग सिर्फ एक ही डिसीजन लेते हैं, क्या रेपो रेट क्या होना चाहिए और उसका स्टांस अकोमोडेटिव, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग या क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। ओनली वन डिसीजन दे टेक अबाउट रेपो रेट। बाकी जितने भी निर्णय होते हैं जैसे सीआरआर क्या रहे, एसएलआर क्या रहे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या रहे, क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या हो या XYZ, वो सब कौन तय करता है, आरबीआई गवर्नर अपने विवेक से खुद तय करते हैं। गवर्नर अलोन विल डिसाइड अदर रेगुलेटरी मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल व्हाट शुड बी सीआरआर, एसएलआर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, व्हाट शुड बी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड रूल्स, ही विल डिसाइड। तो ऐसे कुछ और भी उसने अनाउंसमेंट किए हैं यूपीआई के बारे में। पहले तो समझते हैं यूपीआई क्या है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो अलग अलग ये बैंक और अमेजॉन पे वगैरह ने थोड़ा थोड़ा पैसा देकर उसे बनाया है। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसकी मदद से ये सब मोबाइल ऐप और उसके द्वारा मनी ट्रांसफ़र उस सब में सुविधा हो। तो ये जैसे सपोज एक्सिस पे, एसबीआई बड़ी, योनो, आईसीआईसीआई बैंक, उस सब में जो अंदर से काम होता है, जो बैंक के साथ वो कम्युनिकेट करता है मोबाइल ऐप, या दूसरे मित्रों के साथ आप जो पैसा सेंड या रिसीव करते हैं, वो सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ये है। और उसमें जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो टेक्नोलॉजी है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस। ऐसा आरबीआई का अपना भी है, आरटीजीएस एंड नेफ्ट, वो अलग चीज़ है, ये आईएमपीएस थोड़ी अलग है। अब यहाँ पर ये यूपीआई की मदद से आप क्या, आपने चाय पी, किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, फ्रेंड फैमिली को पैसा भेज सकते हैं। यस दैट इज़ पॉसिबल। क्या आपको कोई कंपनी का शेयर खरीदना हो इनिशियल पब्लिक ऑफर में, ये जोमेटो या पेटीएम का, या फिर आपको आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, उसके लिए वो रिटेल डायरेक्ट अकाउंट आरबीआई ने बनाया, हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था। तो उसमें क्या यूपीआई की मदद से आप मोबाइल से कमांड देते मेरा पैसा बैंक से कट कर लो, और हाँ वो पॉसिबल था। पहले ही उसकी लिमिट थी 2 लाख रुपए, उसको बढ़ा के कर दिया 5 लाख रुपए। इससे फ़ायदा क्या हो, रिटेल इन्वेस्टर, आम निवेशक और ज़्यादा पैसा एक ही कमांड में इन्वेस्ट कर सके शेयर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ये जो यूपीआई है उसमें एक और बात चल रही है कि ऑन डिवाइस वॉलेट बनाएंगे। ये मामला क्या है, सामान्य रूप से जो नॉन यूपीआई टाइप एप्स हो, यूपीआई आया करीब 2016 में, तो मान लीजिए 2012 में जो पेटीएम का या कोई होगा मोबाइल ऐप, उसमें कैसे चलता था कि आपके बैंक डिपॉजिट अकाउंट में समझ लिए 10,000 रुपये, तो उसमें से आप पहले कमांड देते कि उसमें से 1,000 रुपये मेरे ये वॉलेट में ट्रांसफ़र करो, तो बैंक में कितने बचे, 10,000 में से 1,000 इधर गए तो 9,000 बचे, तो बैंक आपको कितना ब्याज देगा, सिर्फ 9,000 रुपये का, 10,000 का नहीं देगा। तो आप पहले डिजिटल वॉलेट में पैसा रखते थे, फिर आप उसकी मदद से जो भी शॉपिंग किया, रिलेटिव को पैसा वगैरह वो चलता था, और वो वाला वॉलेट का पैसा वापस से आपने या आपने किसी को पे किया, वो सेलर ने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना हो तो उस पर वो पेटीएम वाला फीस मांगता था। ऐसा पहले था जब यूपीआई सिस्टम नहीं थी। अब क्या है, यूपीआई बेस्ड ऐप्स है, उसमें होता यह है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में स्टोर रहता है।
तो उसमें फ़ायदा क्या, सपोज 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये बैंक में ही रहेंगे, तो आप उस पर ब्याज कमाते रहेंगे। और जब अगर आप उसमें से 10 रुपये 20 रुपये जितना स्पेंड किया सिर्फ उतना ही कटेगा। पूरा ऐसा नहीं कि आप पहले वॉलेट में 1,000 रुपये ट्रांसफर करो और उस पर ब्याज नहीं मिलता, ऐसी चीज़ नहीं होगी। सो योर सेविंग्स कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट इन द बैंक अकाउंट। तो वो होता है यूपीआई बेस्ड ऐप का फ़ायदा। तो ये तो बेस्ट चीज़ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। रिजर्व बैंक ने पाया कि जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, 1 ट्रांजैक्शन 2 ट्रांजैक्शन 3, ऐसा 50% या उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन तो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं कि 200 रुपये 100 रुपये ऐसा। अब सोचिए आपका पैसा बैंक अकाउंट में है और ये एनपीसीआई का यूपीआई टेक्नोलॉजी, उससे जो भी मोबाइल ऐप्स चल रहे हैं वो हर बार इधर आपके ऐप से बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस सर्वर में पिंग करते रहे 10 रुपये भेज रहे हो 200 रुपये भेज रहे हो, तो फालतू में वो सर्वर ओवरलोड हो जाता था, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आते थे, कुछ बार बहुत ज़्यादा लोग उसमें कमांड दे रहे हो तो फिर आपको टाइम पर ओटीपी एसएमएस ना आए या जो भी प्रॉब्लम्स। तो रिजर्व बैंक ये सोच रही है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऑन डिवाइस वॉलेट सिस्टम इन यूपीआई ऐप। हमने अब तक तो पढ़ा कि जो यूपीआई ऐप है उसमें वॉलेट नाम की चीज़ होती नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बैंक से ही सीधा पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर हम कर रहे हैं। बट लेकिन भविष्य में कुछ ऑन डिवाइस वॉलेट सिस्टम हो, उससे फ़ायदा क्या होगा, छोटा छोटा 200-300 रुपये का ट्रांजेक्शन हो तो हर बार वो सर्वर को पिंग ना करे और सीधा आपसे दूसरे खाते में जाए, या बाद में वो सिंक हो जाए, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट आपने हार्ड ड्राइव में स्टोर किए हों और फिर कैसे वो गूगल स्टोरेज वाली गूगल ड्राइव सिस्टम उसको ऑनलाइन सिंक करता है जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं। अब वो असल में कैसे काम करेगा इन्होंने बताया नहीं, और अगर वॉलेट में पैसा रखेंगे तो बैंक वाले ब्याज देंगे कि नहीं, वो सब गाइडलाइंस आना बाकी है। जब आएगी तो इंडियन एक्सप्रेस से लेके सभी लोग उसकी एक्सप्लेन सीरीज करेंगे तो हम देखेंगे। खुद से पीएचडी नहीं करनी, खुद से पीएचडी क्यों नहीं करनी है, वो अपना गोल्डन रूल फॉर करंट अफेयर्स रूल नंबर 3 है, बॉयकॉट पीएचडी। और वैसे भी 5 महीने और 27 दिन बाकी है, तो खुद से झंडा लेके कुछ करना नहीं है, सामने से जो आए वो पढ़ते रहना है। ये एक बात हुई। अब अलग से एक और मुद्दा चल रहा है कि पेमेंट बैंक स्टेटस, माफ़ कीजिए, शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस टू पेटीएम पेमेंट बैंक। वो मामला क्या है। मैं तो जब भी कोई बैंक आपको शुरू करनी हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपने कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्टर करनी होगी, जैसे 197 कम्युनिकेशन या पेटीएम ऐसी कंपनी। फिर आप इन्वेस्टर्स को शेयर्स देंगे और उनसे कैपिटल पूंजी बटोरेंगे। शुरू शुरू में ज़्यादातर कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो 200 लोगों को अपने शेयर्स देकर या वो वेंचर कैपिटल टाइप के लोगों से पैसा उठाकर वो लाएंगे, और उसको पैसा चाहिए तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करे और बाज़ार में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ निकाल सकता है। फिर वो रिजर्व बैंक से अपनी अप्लाई करे कि मुझे लाइसेंस चाहिए कमर्शियल बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का, पेमेंट बैंक का। रिजर्व बैंक उसे लाइसेंस दे तो फिर उसने जो कैपिटल हासिल किया था इन्वेस्टर से, उसकी मदद से वो अपने सब ब्रांच ऑफिस खोले, स्टाफ को नौकरी पे रखे, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करे, और फिर वो स्टाफ जनता से डिपॉजिट सेविंग लेना शुरू करे। तो इस तरह से ये स्टेज, ये प्रोसेस में बैंक शुरू होती है। उसमें शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं, अगर कोई बैंक का पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व मिनिमम 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, डिपॉजिट में पैसा उसकी हम बात नहीं करें, उसका कैपिटल जो उसने बाजार में इन्वेस्टर को शेयर बॉन्ड इशू करके उठाया होगा कम से कम 5 लाख हो, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि आरबीआई इज सेटिस्फाइड दैट बैंक इज डूइंग बिजनेस नॉट डेट्रीमेंटल टू इट्स डिपॉजिटर्स, यानी अपने जो ये जमा करता है, जो सेविंग अकाउंट वगैरह में पैसा डाल रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करते हुए ये बैंक काम कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, 1+2 बोथ सेटिस्फाइड, तो आरबीआई कहेगा ये बैंक का नाम अपने आरबीआई एक्ट के 2nd शेड्यूल में लिख दो और उसे शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित बैंक कहा जाता है। अब सोचिए जो भी आजकल बैंक शुरू हो रहे हैं वो तो 200 करोड़ 500 करोड़ बड़ा बड़ा कैपिटल लेके शुरू करते होंगे, तो 5 लाख वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही जाएगी, लेकिन तुरंत 2nd कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सामान्य रूप से रिजर्व बैंक 1 साल बाद चेक करता है कि तुम कैसा धंधा कर रहे हो। तो शुरू शुरू में जो लाइसेंस दिया हो वो कैसा होगा, नॉन शेड्यूल्ड बैंक वाला। फिर 1 साल बाद रिजर्व बैंक चेक करेगा कि आर यू डूइंग द बिजनेस नॉट डेट्रीमेंटल टू डिपॉजिटर, देन इफ दे आर सेटिस्फाइड तो कहेंगे ठीक है बराबर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो फिर आपको शेड्यूल्ड बैंक का लाइसेंस मिले। तो शेड्यूल्ड बैंक के 2 सब टाइप होते हैं, एक होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एससीबी, जैसे एसबीआई, एक्सिस, ये सब लोग, और उसमें अब पेटीएम पेमेंट बैंक भी आ जाए। और दूसरा होता है शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, जैसे
हरियाणा राज्य सहकारी बैंक वगैरह जो जो सहकारी बैंक होते हैं बड़े वाले। फिर नॉन शेड्यूल बैंक हो सकता है क्या? हाँ, जो 2 कंडीशन का पालन नहीं करता हो तो आरबीआई उसको नॉन शेड्यूल बैंक कहेगा। ऐसे तो सैकड़ों हैं, जैसे अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक सूरत में। अब ऐसी तो लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक के क्या राइट्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो शेड्यूल बैंक होता है उसको जो डिपॉजिट में पैसा आ रहा है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका 4% कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर के रूप में उसमें आरबीआई के ऑफिस में, वॉल्ट में, तिजोरी में भेजना होता है ट्रक भर के। जबकि जो नॉन शेड्यूल बैंक है उसको भी सीआरआर तो रखना है, लेकिन वो सारा पैसा ट्रक भर के भेजना ऐसा नहीं, वो अपने ऑफिस या अपने वॉल्ट में रखे। जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो आरबीआई के अलग अलग विंडो ऑपरेशन में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बाकी भी जो अलग अलग काम हो रहे हो। नॉन शेड्यूल बैंक वाले वो ले सकते हैं अगर आरबीआई अप्रूव करे, तो आरबीआई के विवेक पर, मर्जी पर, डिस्क्रिशन पर आधार है। जो शेड्यूल बैंक होगा वो क्या, मतलब आरबीआई ने एक प्रकार से उसको लेबल दे दिया है कि ये डूइंग द बिजनेस नॉट डेट्रीमेंटल टू द डिपॉजिटर्स। तो उसमें संभावना क्या बढ़ती है कि प्राइवेट कंपनी वाले, सरकारी विभाग, वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के सैलरी अकाउंट शेड्यूल बैंक में खोले, उसकी संभावना ज़्यादा है। नॉन शेड्यूल में तो वो लगभग नहीं ही खोलेंगे। फिर शेड्यूल बैंक जो होता है उसको सरकार की अलग अलग फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन मतलब क्या, ये गरीबों को सब बैंकिंग, लोन, इंश्योरेंस, पेंशन की सुविधा मिले। तो ऐसी कोई योजना चलती हो, जैसे जनधन योजना है जिसमें गरीबों के बैंक खाते खोले जाएं, तो उसमें गवर्नमेंट बोल सकता है हाँ कि ये शेड्यूल बैंक है, जो भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उसमें ऐसे खाते खोल सकते हैं। नॉन शेड्यूल तो वो डिपेंड करता है, सरकार हाँ भी कहे ना भी कहे। अब आपको प्रश्न है, इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक को अगर शेड्यूल बैंक का फ़ायदा मिला और वहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम चल सकती है तो उसका क्या फ़ायदा? उस हिसाब से उसके कस्टमर बढ़ेंगे, गरीब लोग का भी खाता है, उसमें से तो कुछ तो सेविंग का पैसा आएगा। और ये अलग अलग स्कीम में भी गवर्नमेंट की स्कीम हो तो पर्टिकुलर बैंक को कुछ बीच में परसेंटेज कमीशन या सर्विस फी मिलती हो, वो सब उसे मज़े मिले। सो दैट वाज द न्यूज़। तो यानी यहाँ पर हमने देखा इकोनॉमी में जानने लायक चीज़ें क्या थी कल और आज, गुरुवार और शुक्रवार। तो मॉनेटरी पॉलिसी, यूपीआई लिमिट्स, ऑन डिवाइस वॉलेट सिस्टम, शेड्यूल बैंक स्टेटस टू पेटीएम, ये हमने देखा। तो ये सब इधर भी दिया है। इसमें और भी डिटेल्स आएंगे तो अगले साल बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो मैं अपनी फ्री लेक्चर सीरीज शुरू करूँगा Win22, उसमें इसमें और भी जो भी नई जानी लायक चीज़ होगी हम देखेंगे। तो ये यूपीआई और आईपीओ और वो सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है, इश्यूज रिलेटेड टू स्कीम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। योजना बनाई जाए और उसका अमल करें, उसमें क्या समस्याएं आती हैं। कुछ बार यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछे कि इतने सालों तक इतनी सब पॉवर्टी हंगर की स्कीम थी तो भी माल न्यूट्रिशन क्यों ज़्यादा है और क्या करना चाहिए वगैरह। तो यहाँ हमें एक मुद्दा मिलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। उसमें क्या होता होगा सोचो। वो ऐसी योजना है कि बेटियों की भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोका जाए। उसके लिए अलग अलग वो जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन, उसका सब रजिस्ट्रेशन, निगरानी, वो सब हो। और साथ ही साथ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए क्या करना चाहिए, लड़कियों के लिए स्कूल, हॉस्टल, वहाँ पर सब खाने की सुविधा, सुरक्षा की सुविधा, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल चाइल्ड वगैरह सुविधा हो। तो अभी पार्लियामेंट की कमेटी ने सब जांच की तो पाया कि ये योजना का 80% पैसा तो सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च हो रहा है और बाकी 20% ही। तो असल में उससे ज़्यादा होना चाहिए। मार्केटिंग में मतलब कम पैसा खर्च होना चाहिए और बाकी जो चीज़ें एजुकेशन, हेल्थ, वो वाले कंपोनेंट में, स्कूल में और कुछ नया सब अच्छे बेंच हो, उनको फ्री में बुक्स दिए जाए, यूनिफॉर्म दिया जाए, शूज़ दिया जाए, या गर्ल चाइल्ड के लिए जो नए अलग से जो टॉयलेट बढ़ाए जाएँ वगैरह वगैरह, हॉस्टल, रेजिडेंशियल फैसिलिटी, वो सब करने में कम पैसा खर्च करें। ज़्यादातर बस एडवर्टाइजमेंट ही हो रहा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट अलोन कैन नॉट फिक्स द प्रॉब्लम्स। फिर बैंक क्लासिफिकेशन में ये शेड्यूल बैंक का मामला क्या था और पेटीएम को ये स्टेटस मिला, उससे उसे क्या फ़ायदा हो गया, वो सब हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस। तो जनरल रावत हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और वहाँ दुर्घटना में उनका देहांत हुआ। कुल 11 लोग, और उसमें इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि नहीं, वो तो कोई भी वीआईपी फ्लाइट से पहले हम 3 स्टेज में सब चेकिंग करते हैं कि उसमें कोई बॉम्ब या कुछ गलत नहीं है। और ये जो विमान था, माफ़ कीजिए, हेलीकॉप्टर MI-17V5,
वो काफ़ी मजबूत होता है और अच्छे से चलता है। लेकिन क्रिटिक्स या एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हो सकता है वहाँ धुंध ज़्यादा थी फॉग के चलते, या फिर वो चल रहा था और कुछ केबल या पेड़ के अंदर वो टकरा गया जिससे ये हुआ है। फिर वो तो अब इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पता चले। इसमें और चिंता का विषय ये हो रहा है कि नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा। कुछ समय पहले सरकार ने एक नई पोस्ट खड़ी की थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसका काम क्या था? वो चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी COCS का मुखिया था। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में कौन आएगा? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जनरल, एडमिरल होंगे, उनके ऊपर ये एक और बड़ा जनरल, वो था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसका ये एक काम था। दूसरा काम था, ही ऑल्सो एक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सामान्य रूप से सरकारी विभागों में सेक्रेटरी सचिव कौन होता है? IAS ऑफिसर। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो बॉस होता है वो IAS नहीं होता, वो जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस वाला आगे बढ़ के जाए वो। उसी तरह ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसका सेक्रेटरी IAS नहीं होता। कौन होंगे? ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। तो अब उनका देहांत हुआ, उसके बाद कौन अब नया बनेगा? सामान्य रूप से मिलिट्री में जो होता है कि मेजर अचानक से बीमार हो जाए या शहीद हो जाए तो कैप्टन को टेम्पररी सब सेकंड इन कमांड वाला चार्ज मिल जाए। ऐसा इधर होता होगा जो जनरल, कैप्टन, लेफ्टिनेंट वगैरह में। लेकिन ये जो पोस्ट नहीं खड़ी की, वहाँ पर ऐसी क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं है। सो हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उस पर अभी सरकार बैठेगी और सरकार की कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी विल डिसाइड। इसके अलावा और जो मुद्दे थे, ये सब टेक्स्ट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल मोनाल वर्जी। और ऐसा ज़्यादा माल जब जमा हो जाता है तो एक्सेल फाइल, PDF फाइल, ऐसा सब बना के मैं अपनी वेबसाइट monal.org/current पे डालता हूँ। तो बाकी सब मुद्दों में ऐसा था, सार्क समूह December 8 को अपना फाउंडेशन डे मनाता है, लेकिन 2016 के बाद से हमारी समिट ही नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान ने, उसके आतंकियों ने वो उरी आर्मी बेस पे जो अटैक किया था, फिर हमने समिट बॉयकॉट की, तब से सब बंद है। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं नहीं, ये वापस हमको शुरू करना चाहिए। उसके बाद व्हाइट हाउस द्वारा समिट फॉर डेमोक्रेसी, ऐसी एक ऑनलाइन समिट हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिस्सा लिया। बात वही सब चीन और रशिया और ये वो हम पहले भी देख चुके हैं। फिर बुक इन न्यूज़ में फॉर्मर चीफ जस्टिस की एक किताब, वो नॉन IAS एग्जाम में देख लेना। प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है? ऐसा सदस्य जो मिनिस्टर नहीं है वो अपनी तरफ से बिल रखे। कुछ बिल हमने 2 दिन पहले पढ़े थे। अभी BJP के MP वरुण गांधी ने एक और ऐसा बिल डाला है। कुल मिलाकर बात यह है कि MSP को लीगल राइट बनाया जाए वगैरह, वो पहले भी हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे विन 22 सीरीज़ में। फिर यही प्राइवेट मेंबर बिल की सब थियरी दी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आराम से पढ़ लेना। उसी तरह कुछ महीनों पहले हमने पढ़ा था वो सब सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, और उसमें कैसे ये ट्विटर, फेसबुक वगैरह की जिम्मेदारी बढ़े फेक न्यूज़ और दूसरे कंटेंट पर। अब उसमें से कुछ लोग मद्रास हाईकोर्ट में गए कि ये सब मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और हमारे राइट टू प्रोफेशन को असर करता है। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ हमारी अनुमति के बिना, मतलब मद्रास हाईकोर्ट की परमिशन के बिना, इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। तो ये मुद्दा भी चल रहा है। फिर एक मुद्दा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। वो 2014 में कानून बना था। उद्देश्य क्या था? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले, ट्रांसफ़र के लिए आयोग बने। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ ही रद्द कर दी कि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो कोलेजियम सिस्टम होता है कि जहाँ जज खुद तय करे नए कौन जज सिलेक्ट होने चाहिए, वो सिस्टम रहेगा। हालांकि अब वापस सरकार सोच रही है कि वो एनजेक वाली चीज़ वापस लाते हैं, तो वो चर्चा में है। बेसिक थियरी आप ये जो भी मंथली करंट अफेयर्स और बड़े बड़े जो कंपाइलेशन होते हैं उसमें से पढ़ लेना एनजेक क्या था। फिर उसी तरह क्वालिटी ऑफ डिबेट इज़ डिक्लाइनिंग, ऐसा UPSC पहले भी 1-2 बार पूछ चुका है कि संसद में जो चर्चा हो रही है उसका स्तर गिर रहा है। कुछ कारण मेंस मॉडल आंसर के मेरे फ्री लेक्चर्स में मैंने पहले पढ़ाए थे, वो देख लेना, अनअकैडमी प्रोफाइल, और उसमें जो फ्री स्पेशल क्लास होते हैं उसमें आप वो देख सकते हैं। उसमें नया क्या चल रहा है? ऑपोजिशन, विपक्ष के सब MP, उनकी ये शिकायत है कि आजकल हम प्रश्न पूछते हैं प्रश्नकाल में, वी आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, सरकार उसका कोई सही जवाब ही नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑपोजिशन MP ने ऐसा पूछा कि सरकार ने हज कमेटी क्यों नहीं बनाई, जैसा कि कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था या कुछ मामला था। तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या जवाब देना चाहिए?
हाँ बनाई है या नहीं बनाई, या 2 महीने बाद बनाने वाले हैं, या फाइल पेंडिंग, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ जवाब देने की जगह वो अलग ही कुछ डेटा छाप रहे हैं कि भारत ने सबसे ज़्यादा हज यात्री भेजे थे और हम उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको 100% डिजिटाइज कर दिया है। जबकि ये सब तो पूछा ही नहीं, उसने ये पूछा कि हज कमेटी क्यों नहीं बनाई। उसी तरह और भी कई सारे प्रश्नों में ऑपोजिशन एमपी जो पूछते हैं उसका मिनिस्टर जवाब भी नहीं दे रहे, कुछ और ही बोल रहे हैं। और उसमें भी स्पीकर के पावर, वो मौखिक रूप से बोल सकते हैं आप ये करिए वो करिए, बट बियॉन्ड दैट क्या मतलब मिनिस्टर की नौकरी चली जाएगी या सरकार गिरा सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो इसके चलते क्वालिटी ऑफ डिबेट इज डिक्लाइनिंग। फिर दूसरे सब पॉलिटी न्यूज़ में नाइपर, वो फार्मास्यूटिकल के सब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें से कुछ को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ऐसा दर्जा दिया जाए, उसके लिए नया बिल पास हो रहा है। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसा सब पूछा जाता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस किसको मिला, क्या लोकेशन है वगैरह, तो देख लेना। एथिक्स और उसमें जुवेनाइल और वो उसे सब शराब और नशे की लत नहीं होनी चाहिए। न्यूजीलैंड सरकार ये करने वाली है कि धीरे धीरे मिनिमम एज टू बाय सिगरेट विल बी इंक्रीज। अभी न्यूनतम 18 साल की एज हो तो सिगरेट खरीद सकते हैं, वो धीरे धीरे कानून ऐसा चेंज करने वाले हैं कि हर साल ये मिनिमम एज को बढ़ाया जाए, ताकि 2086 में मिनिमम एज टू परचेज सिगरेट विल बी 80 ईयर। अब 80 साल का बूढ़ा, वो उसको तो वैसे भी बुद्धि आ गई होगी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो वो नहीं पिएगा, और उससे कम वाले होंगे वो सब खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे भारत के कुछ राज्यों में शराब बंदी है उस तरह वहाँ पर सिगरेट बंदी रहेगी कि मिनिमम दिस एज बियॉन्ड यू कैन नॉट परचेज। फिर साइंस टेक में वो सब इधर उधर के स्पेस में नासा का नया ऑर्बिट, और जापान का कोई आदमी गया पैसा दे के स्पेस घूमने के लिए, और जिसको सबसे पहली बार कोरोना वैक्सीन मिली थी वो महिला ने सबको कहा है वगैरह। तो ये सब जनरल नॉलेज वो आप देख लेना। सो दिस वॉज द न्यूज़पेपर फॉर यस्टरडे एंड टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।